हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर मैं पूरा वन शॉट में ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उसका मतलब क्या है। सीधे सीधे इसका मतलब हमें ये पता चल सकता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर देखिए कि जो हमारे पास ये फोटो है, ठीक है। फोटो का मतलब क्या हो सकता है हमारे पास? फोटो का मतलब है लाइट। क्या मतलब है फोटो का हमारे पास? फोटो का मतलब है हमारे पास लाइट। और जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस से हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है। अब वो रिएक्शन क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। रिएक्शन एक ऐसी हो रही है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर प्लस सनलाइट। मैंने फोटो की बात करी, फोटो का मतलब लाइट था, तो लाइट यहाँ पर सनलाइट के लिए यूज करा गया है। तो सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन तीनों की एक रिएक्शन होती है, जिसके बाद हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज़ बन के आती है? एक कार्बोहाइड्रेट बन के आता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं उस कार्बोहाइड्रेट को एक नाम दूँ तो वो नाम होगा मेरे पास ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और एज अ बाय प्रोडक्ट मेरे पास एक ऑक्सीजन बन के आती है, और वो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए काम आ जाती है। हम ह्यूमन बींग्स के हम मतलब जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और जो बाकी के जानवर लोग हैं, इन सब के लिए काम आ जाती है जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम आगे पढ़ते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें फोटोसिंथेसिस की डिफाइन देखने के लिए मिलती है। अब उस डिफाइन के अंदर क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपना खाना मिलता है। जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया ग्लूकोज, वो इनका एक तरह से खाना ही है, ठीक है। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या ऑक्सीजन कैसा रिलीज होता है? एज अ बाय प्रोडक्ट। और वो बाय प्रोडक्ट, हम उसे बाय प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्लांट है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, उस ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है अपने अंदर से, और वो हमारे काम आती है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं ट्री से, वो यही वाली ऑक्सीजन होती है जो वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना रही होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। अब देखिए क्लोरोफिल जो है, इसे नाम दिया गया है द वाइटल प्लांट पिगमेंट। इसे ये नाम क्यों दिया गया? अब आप लोग कभी भी देखते हैं कि जो पौधा होता है या कोई पेड़ होता है, तो जनरली उसके अंदर जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। वो ग्रीन कलर कहाँ से आया उस पौधे के अंदर? वो ग्रीन कलर असल में कैसे आया? हमारे पौधों के अंदर, हमारे पेड़ पौधों के अंदर एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही ये ग्रीन कलर आता है, ठीक है। और ये कैसे आता है, अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि जो क्लोरोफिल है हमारे पास, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है? ये ग्रीन पिगमेंट है, फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों के अंदर ये पाया जाता है। इट इज फाउंड इन अ सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? कोई भी सेल है हमारे पास, उस सेल के अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है सेल के अंदर बाकी के जितने भी ऑर्गन्स है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है। मेरा हेड हो गया, ये फोरहेड हो गया, आईज हो गई, तो अलग अलग तरह के मेरे पास जो है ये ऑर्गन्स है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर, ये सेल के अंदर होती है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज होती है कई सारी, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सारी चीजें होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा बनाता है क्लोरोफिल को। तो इसका आप लोग नाम याद रख सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरो के अंदर क्लोरो आ रहा है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरो आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं, इफ इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ ग्रीन वेवलेंथ। अब ऐसा क्या है क्लोरोफिल के अंदर कि ये जो है हमें ग्रीन कलर ही दिखाता है। तो ये क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेड कलर की वेवलेंथ को और ब्लू कलर की वेवलेंथ को, दोनों को वो क्या कर लेता है हमारे पास? वो दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे लिए क्या रिफ्लेक्ट करके देता है? वो हमारे लिए रिफ्लेक्ट करके देता है ग्रीन कलर की वेवलेंथ। ग्रीन कलर की वेवलेंथ जब वो रिफ्लेक्ट करके देगा तो वो हमारी आंखों तक पहुंचेंगे, और उन आंखों से हमें क्या दिखाई देगा? ग्रीन कलर दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर अ लीफ अपीयर्स ग्रीन। जो लीफ है वो हमारे सामने ग्रीन कलर की हमें दिखाई दे जाती है। अब आगे आते हैं इसके अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ओवल सेल ऑर्गेनेली। ये कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड ओवल सेल ऑर्गेनेली। इसका मतलब क्या होता है? देखो कोई एक सेल है, उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। वो उसके चारों तरफ, मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके
साइड्स में क्या प्रेजेंट होगी, कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो शेप होगी वो ओवल शेप की होगी, जैसे मैंने शेप यहाँ बनाई है ओवल शेप होती है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसे, इट इज एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होगी, 2 मेम्ब्रेन लगी हुई होगी इसके ऊपर। इट्स इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स, इसके अंदर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड्स, जो थाइलाकोइड्स हैं उनके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइलाकोइड्स कैसे होते हैं हमारे, थाइलाकोइड्स कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, इन्हें हम लोग थाइलाकोइड्स बोलते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और फिर वही क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल बना के हमें दे देते हैं, ठीक है। दीज थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन अ पाइल्स कॉल्ड ग्रेना लाइंग इन अ कलरलेस ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड स्टोमा। तो ये हमारी पूरी बात हो गई। अब आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। जो स्टोमेटा होते हैं ये कैसे काम करते हैं, अब हमें ये जानना है कि जो स्टोमेटा है वो कैसे काम करते हैं। अब स्टोमेटा होता क्या है, देखो स्टोमेटा एक ऐसी चीज है, आपने पत्ती देखी है, ठीक है, आप लोगों ने पत्ती देखी होगी, तो पत्ती कुछ ऐसी होती है हमारे पास। इस पत्ती की जो ऊपर वाली लेयर होगी, जैसे मेरे पास कोई पत्ती है, इस पत्ती की जो ये ऊपर वाली लेयर होती है इसके ऊपर एक चिकनी सी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। अब हमें बात ऊपर वाले की नहीं करनी, हमें बात करनी नीचे वाली की। जब मैं नीचे वाली की बात करूंगा तो नीचे वाले की बात करने के लिए मेरे पास जो एक नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टोमेटल सेल्स, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास जो होंगे वो स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे, ओके। तो क्यूटिकल वाली बात अभी हम नहीं कर रहे, क्यूटिकल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूटिकल हमारी ट्रांसपिरेशन के लिए काम आती है, लेकिन उस बात को भी छोड़ो, अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा के अंदर क्या चीज होती है कि स्टोमेटा ना 2 तरीके से, मतलब 2 ना दिखते हैं हमें वो 2 सेल्स, ठीक है। ये पेयर में होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कैसे देखो ऐसे, ठीक है ना, पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस पेयर के अंदर 2 सेल होते हैं, एक ये वाला सेल हो गया और एक ये वाला सेल हो गया। इन दोनों को हम लोग, अगर मैं कंबाइन करके इन दोनों को बोलूँ तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये कैसे शेप के होते हैं, बीन की शेप के होते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घर में फली खाई होगी तो उसकी शेप ना कुछ ऐसी सी होती है, बीन शेप, जैसे हम लोग किडनी शेप भी बोल देते हैं, तो ये होती है हमारे पास बीन शेप, ठीक है। तो अब इसकी पूरी की पूरी हम लोग वर्किंग समझेंगे कि क्या क्या सीन इसका अंदर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको। तो जो स्टोमेटा है वो कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स, लीव्स की एपिडर्मल लेयर में, यानी कि लीव्स की जो नीचे वाली लेयर होती है उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमेटा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये गैसेस के एक्सचेंज में हमारे काम आते हैं। जब ये खुलेंगे, खुलने के बाद ये जो है एक्सपायर कर देंगे। एक्सपायर का मतलब है कि जो ऑक्सीजन ये इनके पास थी उसे बाहर निकाल देंगे, और जब बंद होंगे तो बंद होते हुए अपने अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगे, जो कि जो हमारा प्लांट है उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए वो काम आएगी, ठीक है ना। और यहाँ से देखो ये जो है ना, यहाँ से ये खुलता है और यहाँ से ये बंद होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पे स्टोमा है, बीच की जो ओपनिंग होती है ये वाली, ये इधर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कहीं पे सेल्स के अंदर, ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं यहाँ पे। और ये जो है सेल वॉल होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसे। तो देयर आर 2 थ्योरीज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसकी भी 2 थ्योरीज हैं, जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, इसकी भी 2 थ्योरीज हैं। 2 थ्योरी क्या है, sugar concentration theory. During the daytime, as guard cells photosynthesize and produce sugar, the cells become turgid. This causes the stomata to open. अब एक थ्योरी क्या कह रही है हमारी, कि एक थ्योरी का नाम है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी क्या कह रही है कि डे के टाइम में, दिन के समय में, जब गार्ड सेल्स जो है हमारे फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं, जब ये मैंने आपको ऊपर दिखाए थे स्टोमेटा वाले, ये गार्ड सेल्स जो हैं जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो ये शुगर बनाते हैं हमारे पास। क्या बनाते हैं, शुगर। शुगर कौन सी थी, वो जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था जिसका नाम था ग्लूकोज, तो वो एक तरह से शुगर भी होती है। तो जब ये शुगर बना रहे होते हैं तो जो सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाते हैं। जो टर्जिड का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो फूल जाते हैं, फूलने की वजह से वो जो ना खुल जाते हैं। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हिसाब है खुलने का भी। अब देखो, मान लो ये मेरे पास जो है सेल्स हैं, ठीक है, जो ये स्टोमेटा वाले सेल्स थे, सेल्स हैं। अब इसके अंदर अगर मान लो यहाँ पे शुगर बनती चलेगी, शुगर बनती चलेगी, तो उसकी वजह से फूलने लगेंगे। अब आप लोग देखते होंगे कि आप रात के टाइम चने भिगो के रख देते हैं ताकि आप सुबह को उनकी सब्जी बना सके, ठीक है। तो उन चनों के अंदर पानी बनना चालू हो जाता है तो वो फूल जाते हैं। ऐसे ही जो है ये शुगर से फूलने लगेंगे, फूलते फूलते देखो, अगर ऐसे फूलेंगे ये, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये ऐसे फूलेंगे तो फूलते 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 इनके अंदर है ना एक ओपनिंग बननी थी चालू हो जाएगी, ठीक है ना, एक ओपनिंग बननी चालू हो जाएगी इनके अंदर। तो उस ओपनिंग से क्या होगा हमारे पास, उस ओपनिंग को हमारे पास यहाँ पे जो थ्योरी का नाम दिया गया है वो है हमारे पास शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है ना। अब एक दूसरी हमारे पास एक थ्योरी है, दूसरी थ्योरी का नाम है K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, यानी कि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी।
अभी क्या कह रही है, द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट इंक्रीज इन K+ आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल्स कॉजेस स्टोमेटा टू ओपन। अब ये कह रहा है कि जो K+ आयन, जो पोटेशियम का एक आयन है, वो अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है गार्ड सेल्स के अंदर, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन होने चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको याद करने की इतनी ज़्यादा कोई तगड़ी रॉकेट साइंस के अंदर है नहीं, तो याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी में देखा जाए तो शुगर आ रहा है उसके नाम में, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जब शुगर की क्वांटिटी अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि जो ग्लूकोज है उसकी क्वांटिटी अंदर बढ़ जाएगी स्टोमेटा के, तो उस वजह से जो है स्टोमेटल सेल्स जो है वो खुलने लग जाएंगे। और जो K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी ये कह रही है कि जब K+ आयन जो है पोटेशियम के जो आयन्स हैं, अगर वो बढ़ने चालू हो जाएंगे स्टोमेटा के अंदर, तो जो हमारे स्टोमेटा है वो खुलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा बताऊंगा, कोई फालतू फंडी की बात इसके अंदर होगी नहीं। इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ है कि जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैप करी जाती है क्लोरोफिल से, जो क्लोरोफिल ऑफ मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उससे। ठीक है, ये एक पहली शेड लेयर होती है लीव्स की जो पहली शेड लेयर होगी उसके अंदर मीजोफिल प्रेजेंट होंगे। मीजोफिल के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को अपने अंदर पकड़ लेगा। लाइट एनर्जी को पकड़ने के बाद क्या होगा, अब एक रिएक्शन टेक प्लेस होगी, जो कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ये तीनों चीजें मिलके एक रिएक्शन करती हैं, जिनकी वजह से हमारे पास जो बाहर प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है हमारे पास ग्लूकोज, और ऐसा बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आता है, वो होता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए, हमारे लिए वो काम आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो ये है वो रिएक्शन, इसके अंदर 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो गए, 12 हो गए वाटर के मॉलिक्यूल। अगर ये याद करने की जरूरत है नहीं कि कौन से क्या हैं, क्योंकि जब आप लोग बैलेंस करोगे, बैलेंस तो आप लोगों को रिएक्शन करनी आती होगी, तो बैलेंस करोगे वो बैलेंस हो ही जाएगा। रिएक्शन लिखते टाइम, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आ जाए, तो रिएक्शन लिखते टाइम आप लोगों को याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एरो के ऊपर लिख दो लाइट एनर्जी, नीचे की साइड लिख दो क्लोरोफिल। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बाहर की साइड प्रोडक्ट में आपको पता है कि ग्लूकोज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक शुगर रखनी थी हमें। है ना, तो हमें जो है ग्लूकोज रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर वाटर रख दो और यहाँ पर ऑक्सीजन रख दो। ठीक है, क्योंकि वाटर भी बाहर निकली है तो वाटर को बाहर निकाल कर रख दो, तो और ऑक्सीजन हमारे पास गैस के तौर पे निकल जाएगी, जो कि हमारे लिए काम आ जाएगी, हमारे रेस्पिरेशन के लिए। अब देखते हैं 2 मेन फेजेस आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अंदर 2 फेज आते हैं, एक हमारे पास लाइट डिपेंडेंट फेज, एक हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज क्या है हमारे पास, द लाइट डिपेंडेंट फेज इज आल्सो नोन एज द हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट फेज के जो दूसरे नाम है वो है, एक तो हिल रिएक्शन नाम है और फोटोकेमिकल रिएक्शन नाम है। ठीक है, दिस फेज टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड्स के अंदर ये जो रिएक्शन है ये टेक्स प्लेस करती है, यानी कि ये थाइलाकोइड्स के अंदर ही ये जो रिएक्शन है होती है। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड एंड एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। जब लाइट मिलती है पौधे को लाइट मिलने के बाद क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, क्लोरोफिल की चाह बढ़ती है कि अब मैं कुछ करूं, अब मैं कुछ तकड़ा सा सीन कर दूं। तो क्या सीन करेगा वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, तो वही बात है कि लाइट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेगी क्लोरोफिल। उसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH, जिसकी वजह से हमारी जो फोटोसिंथेसिस हो जाती है। एक तो लाइट डिपेंडेंट फेज होगा जिसके अंदर हमारा लाइट का रोल रहने वाला है, जो कि क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है ना। अब ये देखते क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। एज सून एज ग्लूकोज इज फॉर्म्ड सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर ट्रांसफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस वन स्टार्च मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब देखो हमारे पास जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते थे, ऊपर मैं अगर आपको रिएक्शन में दिखाऊं तो हमारे पास कुल मिला के जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो यहाँ पर सिर्फ एक ही बना हुआ है, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि एक रिएक्शन से एक मॉलिक्यूल बना तो बहुत सारी रिएक्शन से बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल आगे चल के अगर वो क्या करेंगे, अगर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार्च के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को हम लोग? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। एट नाइट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल ग्लूकोज व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग शुगर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब इसके अंदर क्या चीज है, देखो जो स्टार्च बन रहे थे ना, वो स्टार्च बनने के बाद जब रात के टाइम अंधेरा होता है,
ठीक है, रात के टाइम अंधेरा होता है और उस टाइम पे जब लाइट नहीं मिल पाती तो वहाँ पर क्या होगा कि अब वो जो स्टार्च था वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनना चालू हो जाएगा और उस ग्लूकोज को प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में कैसे ले जाया जाएगा। प्लांट्स के अंदर देखो ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर हमेशा दो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और फ्लोएम का काम करता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो। तो ग्लूकोज जो है ये हमारे पौधों के लिए फूड का काम करती है, ये हमारे पौधों के लिए फूड है, एक तरह से उनका खाना है। तो उस खाने को फ्लोएम पहुंचाएगा और फ्लोएम पहुंचाने का काम करेगा। तो इसका जो प्रोसेस का नाम होगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक लोकेशन से चीज दूसरे लोकेशन पे जा रही है, इसलिए हम लोग उसे ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। अब एडेप्टेशंस इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो लीफ की बनावट कैसी होनी चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस अगर होगी तो लीफ की बनावट कैसी होनी चाहिए, तो अब हमें वो चीज पढ़नी है। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा फैली हुई पत्ती होगी उतना ज्यादा अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा फैली हुई पत्ती होगी उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, क्योंकि बात वही है सरफेस एरिया बढ़ रहा है, फिर उतना ज्यादा उसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, फिर है लीफ अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट भी कुछ ऐसे तरीके से होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, लीव्स आर एट राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। कैसा एंगल होना चाहिए, मान लो यहाँ पर जो है मेरे पास सूरज है, ये हमारे सूर्य देवता हैं। इन सूर्य देवता से जो लाइट आ रही है, इस सूरज से जो लाइट आ रही है वो लाइट सीधी आकर राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल से इस लीफ के ऊपर अगर पड़ जाए तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप कर पाएगा क्लोरोफिल और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हमारी हो पाएगी। बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं इसके अंदर हम लोग। तो आगे हमारे पास क्या दिया गया है कि क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस। अब देखो जितनी ज़्यादा क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होगी, अपर एपिडर्मिस का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, जो लीव थी मैं आपको बता रहा था ऊपर की साइड क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और नीचे की साइड जो मेरे पास क्या प्रेजेंट होगी, नीचे की साइड मेरे पास प्रेजेंट होगी स्टोमेटल सेल्स। तो इसका क्या मतलब बैठता है कि जो ऊपर वाली अगर जो लेयर है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी तो आसानी से नीचे की साइड जो है लाइट चली जाएगी आसानी से नीचे की साइड लाइट चली जाएगी स्टोमेटल सेल्स के पास, और फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा आसानी से और उतनी ज़्यादा तेजी से और उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं न्यूमरस स्टोमेटा। जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ये तो पता ही है हमें। थिकनेस ऑफ लीव्स, पत्तियाँ जितनी ज़्यादा पतली होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी जो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। फिर क्लोरोप्लास्ट का क्या सीन है, अब क्लोरोप्लास्ट जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, और मतलब जो लीव्स हैं उनके लेयर के अंदर जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे वही क्लोरोफिल बनाएंगे, फिर क्लोरोफिल जो है ट्रैप करेगी सनलाइट को और फिर हमारी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम का मतलब क्या है, वेन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के, उनके अंदर देखो जैसे मान लो ये पत्ती है मेरे पास, वेन सिस्टम का मतलब होता है ये जो यहाँ से जो निकल रही होती है ना, डिजाइन सा बना हुआ है, इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं वेन सिस्टम। इस वेन सिस्टम का क्या मतलब है, जितने ज़्यादा वेन सिस्टम तकड़ा होगा, यानी कि जितने ज़्यादा फैला हुआ वेन सिस्टम होगा उतने ज़्यादा जैसे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, जो वेन्स है ये उस लाइट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों के ये सब चीज़ें जो समझ में आ रही होंगी। हाँ, तो अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए उन्हें भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो जो है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि जो बाहरी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, पौधे से अलग हटके जो फैक्टर्स हैं क्या है। लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ये चीज़ नोट करने वाली है, टेम्परेचर को एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर यूजुअली अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। इसे मैंने पढ़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक टेम्परेचर का थोड़ा सा डाटा मिल गया हमें कि 35 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर है वहाँ तक जो है, मतलब कुल मिला के ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहाँ तक होना चाहिए टेम्परेचर। कुल मिला के हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हमारे पास होगी। ठीक है ना। अब वाटर कंटेंट, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन और रिड्यूस्ड एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या शायद ना भी पढ़ा हो तो मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होता है एवेपोरेशन के फॉर्म में। तो पानी जितना ज़्यादा लॉस होगा, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा पानी का लॉस होगा उतनी जो है कम हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना।
ठीक है जी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? अब पौधे के अंदर वाले फैक्टर्स देखेंगे हम कि पौधे के अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो काम आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जी क्लोरोफिल जितना ज़्यादा होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान बात है कि जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा हमारे पास उतना ही ज़्यादा हमारे जो है फोटोसिंथेसिस होगी। फिर प्रोटोप्लाज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोटोप्लाज्म रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है अगर उसका पानी खत्म होने लगेगा, और कुल मिलाकर बात ये है भैया, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम साइटोप्लाज्म भी होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है उसके अंदर से अगर पानी की कमी होगी तो कुल मिलाकर हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो मंदी होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड द साइज ऑफ लीफ इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी ज़्यादा मोटी होगी क्यूटिकल की लेयर उतनी कम हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, जितनी पतली होगी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे स्टोमेटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया बात है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और साइज, लीफ का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, उससे हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या है? डिस्टार्चिंग। द प्लांट्स यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी डिस्चार्ज्ड 24 to 48 hours बिफोर। ड्यूरिंग दिस 24 to 48 hours all the starch from leaves is removed and they do not show the presence of starch. The blue black color indicates the presence of starch. The brown color indicates the absence of starch. अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ दी गई है। जब भी हम किसी भी प्लांट का एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो हमें 24-48 घंटे पहले, एक्सपेरिमेंट करने से 24 से 48 घंटे पहले हमें उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, यानी कि जो उसके अंदर स्टार्च है उसे हमें निकाल देना चाहिए। अब जब हमने उसका स्टार्च निकाला, ठीक है, जब हमने उसका स्टार्च निकाला, अब हमें ये देखना है कि वो निकला है नहीं निकला। अब पता कैसे चलेगा? तो पता हमें ऐसे चलेगा कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लू ब्लैक कलर अगर हमें दिख गया तो स्टार्च अब भी प्रेजेंट है, और अगर हमारे पास जो है ब्राउन कलर हमें दिख गया तो इसका मतलब है कि स्टार्च जो है हमारे पास प्रेजेंट अब नहीं है। ठीक है। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें पता चल सकता है कि जो क्लोरोफिल है और सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तीनों की चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है हमें फोटोसिंथेसिस की। तो ये बहुत ही ज़्यादा भैया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पता चल रहा है कि क्या ज़रूरत है। प्रोवाइड्स फूड, खाना दे रहा है, पौधों को खाना दे रहा है, ग्लूकोज बना के दे रहा है। फोटोसिंथेसिस तो जरूरी तो हो गई, पौधे जब भी तो जिएंगे जब उन्हें खाना मिलेगा। अब तुम्हें मैं भूखा छोड़ दूँ या तुम्हें कोई भी भूखा छोड़ दे, मैं कौन हूँ तुम्हें भूखा छोड़ने वाला, तुम्हें कोई भी भूखा छोड़ दे तो भाई तुम्हारा तो जो हिसाब पानी है वो तो गलत बैठ जाएगा, तुम तो मर जाओगे फिर। तो यही है इसके अंदर की प्रोवाइड्स फूड, और बाकी दूसरा है कि प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। क्या है? प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इससे हमारा फायदा हो रहा। अब फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है भैया, वो तो हमारे काम में तो आ रहा, तो हमें क्या दिक्कत है? होने दो फोटोसिंथेसिस, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। अब देख लो जी कार्बन साइकिल क्या है। तो कार्बन साइकिल इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच कार्बन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडी प्रोसेस एंड इज फाइनली रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ भी नहीं है, देखो बहुत आसान सी चीज है। कार्बन साइकिल का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इधर से उधर जारी होती है। कैसे जाएगी अब वो? अब मान लो इधर से कोई जो है हमारे पास कोई ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, मेरे पास कोई इंसान है, इधर मेरे पास कोई पौधा है, ठीक है जी, इधर मेरे पास कोई पौधा है। पौधा जो है यहाँ जो है पौधा ले रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे, इसने ऑक्सीजन बनाई पौधे ने फोटोसिंथेसिस करके, तो वो हमने ले ली, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना के इसे दे दी, फिर ये हमने ले ली, फिर इसे दे दी, हमने ले ली, तो यही चलता रहेगा। ये हमारे पास है जी कार्बन साइकिल, बहुत बढ़िया। अब आगे आएंगे जी, अब आगे आने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो एक बार आप इसे देख लो, ढंग से समझ लेना इसे बाद में, बाकी इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो जी बहुत बढ़िया, आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, वन शॉट में ये जो है समझाना था मुझे, आज मैंने आप लोगों को समझा दिया। लगभग 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस प्यारे से चैनल चिराग गढ़वालिया को सब्सक्राइब करके रख दो, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर कुछ भी डाउट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।